देखो हम एक बार तेज गति में रिवाइज कर देते हैं। ये सब बतलाया हुआ टॉपिक है, समझे। पदार्थ क्या है, परिभाषा बतला दिए हैं। इसके बाद पदार्थ की भौतिक प्रकृति कैसी होती है। भौतिक प्रकृति का क्या अर्थ हुआ। भौतिक प्रकृति का अर्थ हुआ, प्रकृति का मतलब होता है लक्षण। तो भौतिक लक्षण, लक्षण जानता है ना, कैरेक्टर यानी गुण। भौतिक प्रकृति का अर्थ हुआ इसका ऐसा लक्षण जो बदल सकता है। दो तरह का लक्षण होता है, प्रकृति होती है। एक भौतिक प्रकृति और दूसरा रासायनिक प्रकृति, प्रकृति। केमिस्ट्री में जो कुछ भी पढ़ा रहे हैं ये सब शुरू से नहीं जानोगे तो बाद में केमिस्ट्री मैथ से भी भारी विषय हो जाता है जी। इसलिए ध्यान से सुनते रहो। हम इस ढंग से बतला देते हैं ताकि जब आने वाले समय में सूत्र वगैरह का प्रयोग होगा तो आसानी हो जाएगी। कोई भी रिएक्शन कैसे लिखेंगे, मतलब संपूर्ण केमिस्ट्री का जड़ बेस क्या होता है वहाँ से शुरू किए हैं। इसलिए ध्यान पूर्वक सब सुनते जाओ। पदार्थ का डिफिनीशन बतला दिए थे पहला पार्ट में। पदार्थ क्या है नहीं है इस सब की चर्चा हो चुकी है। तो पदार्थ की भौतिक प्रकृति कैसी होती है, अर्थात पदार्थ के दो तरह के गुण होते हैं, एक भौतिक गुण और एक रासायनिक गुण। भौतिक गुण कुछ समय के लिए बदलता है, हमेशा के लिए नहीं। रासायनिक गुण हमेशा के लिए बदल जाता है। इसी चैप्टर में तुम लोगों को पढ़ाएंगे या आगे वाला चैप्टर में। परिवर्तन दो तरह का होता है, एक भौतिक परिवर्तन और दूसरा रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, किसी भी पदार्थ का गुण कुछ समय के लिए बदलता है, समझा। लक्षण कुछ समय के लिए बदलता है। जैसे मान लो ये बर्फ का टुकड़ा है, ये 0 डिग्री तापमान पर पानी बर्फ बन जाता है। अगर ये इसको गर्म करेंगे 0 डिग्री से ज़्यादा, इसको मान लो गर्म करते हैं, गर्म होकर के ये इसको ताप हीट एनर्जी मिलने लगा। ये इसको एक बर्तन में मान लो रखे हुए हो, ये बदल जाएगा तुमको पानी में। ये बर्फ है ना, ये बदल जाएगा पानी में। फिर इसको गर्म करते रहो, अंत में ये बदल जाएगा वाष्प में। वाष्प किस चीज़ का वाष्प, पानी का ना, यानी जल का वाष्प। जल के वाष्प को जल वाष्प कहते हैं। तो सिर्फ वाष्प बोलोगे तो गलत हो जाएगा। दूध भी तो गर्म होकर के वाष्प देने लगता है। ये हो गया दूध का वाष्प, जल वाष्प। इसका अर्थ है, इसे कहेंगे भौतिक परिवर्तन हो रहा है। भौतिक परिवर्तन में कुछ समय के लिए तुमको इसका रूप बदल जाता है, लेकिन जो गुण होता है ये तीनों का गुण एक जैसा होता है। तो ये बर्फ की अवस्था बदल गई, ठोस की अवस्था द्रव में, द्रव की अवस्था गैस में, तो कहेंगे ये इसका भौतिक लक्षण है। रासायनिक परिवर्तन ये भौतिक परिवर्तन है जो कुछ समय के लिए होता है। जलवाष्प को ठंडा करो तो पानी बन जाएगा, पानी को और ठंडा करते जाओ तो बर्फ बनेगा, फिर बर्फ को गर्म करो तो पानी बनेगा, पानी को गर्म करोगे तो जलवाष्प बनेगा। तो कुछ एक समय के लिए ये परिवर्तन होता है। तो जो परिवर्तन कुछ समय के लिए हो, ऐसे परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहेंगे। दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन है जिसमें किसी कोई भी पदार्थ हमेशा के लिए अपना गुण खो देता है, या कोई भी परिवर्तन जब पदार्थ में हमेशा के लिए हो जाए तो उसे रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। जैसे कागज के टुकड़े को जला लो तो राख बनेगा, राख से कागज बना सकते हो? नहीं, कभी नहीं, है ना ऐसी बात। अगर हम लोग कुकर में भात बनावे या हंडी में भात बनावे, चावल जब भात का रूप ले लेगा तो भात को चावल बना सकते हो? नहीं बना सकते हो। जबकि जलवाष्प ठंडा होकर के पानी के बूंद के रूप में आ जाता है, वही बारिश के रूप में नीचे गिरता है जी। समुद्र में साल भर वाष्पीकरण होता है। ये वाष्प वायुमंडल में जाकर के सूक्ष्म ये महीन कणों में बदल जाते हैं जो धुलकन पर टिके होते हैं।
जब कुछ कण मिल करके बड़ा कण बना लेता है बूंद जैसा, तो धूलकण को भारी लगता है, ये बूंद नीचे गिरने लगता है, जिसे हम लोग बारिश कहते हैं, वर्षा कहते हैं। तो जलवाष्प पानी के रूप में बदल जाएगा, वही पानी जब ठंडा होता है तो बर्फ के रूप में बदल जाता है। इस तरह के परिवर्तन को हम लोग भौतिक परिवर्तन कहेंगे, और जो परिवर्तन हमेशा के लिए हो जाए उसे रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। जैसे कागज का जलना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। चावल का भात बनना रासायनिक परिवर्तन। मोमबत्ती का जलना, इसमें दोनों परिवर्तन होता है। कुछ मोम पिघल करके फिर मतलब गलता है, पिघल करके नीचे गिरता है तो देखना फिर ठोस रूप में आ जाता है, और उसका अधिक से अधिक भाग बदल करके हीट एनर्जी, प्रकाश एनर्जी, उष्मा ऊर्जा ये देने लगता है। दूध का वाष्प के रूप में बनकर उड़ जाना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन नहीं है। दूध में से पानी उड़ता है नीचे में, तब न बच जाता है मलाई, ये सब जिसको हम लोग खकोर लेते हैं। तो भौतिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन चैप्टर में है ही। इसकी चर्चा इसीलिए किए जो तू लोग भौतिक प्रकृति पढ़ रहे हो। प्रकृति का मतलब लक्षण, गुण, तो ऐसा फिर होगा रासायनिक प्रकृति। तो भौतिक प्रकृति का अर्थ हुआ पदार्थ की भौतिक प्रकृति निम्नलिखित तरह के होते हैं। तो पॉइंट बाय डिस्कशन कर देते हैं, तब अगला टॉपिक। पदार्थ कणों के बने होते हैं, बतलाए थे ना। जितने भी पदार्थ है इसको हम लोग कण के रूप में बदल सकते हैं। सोना को भी तू लोग ऐसा मशीन होता है जो पीस करके कण के रूप में बदल सकते हैं। किसी भी पदार्थ को बदल सकते हैं। पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। तो सूक्ष्म पदार्थ, सूक्ष्म शब्द का अर्थ जानते हो? जिस शब्द के पहले सूक्ष्म लगा हो वह शब्द कोई न कोई संज्ञा होगा, यानी पदार्थ होगा। तो सूक्ष्म लग जाए तो इसका अर्थ आंखों से नहीं दिखाई देने वाले। अगर हम लोग कहेंगे, बायोलॉजी में बतलाएंगे, सूक्ष्म जीव, ऐसा जीव जो हमें अपनी आंखों से नहीं दिखाई देता है लेकिन वह रहता है वास्तव में, ऐसे जीव को हम लोग सूक्ष्म जीव कहेंगे। अगर मान लो यहाँ लगा देंगे पदार्थ, सूक्ष्म पदार्थ, तो पदार्थ कणों के रूप में भी लाए जा सकते हैं, और पदार्थ कणों के ही बने होते हैं। तो कोई भी पदार्थ कणों के बने होते हैं, और ये कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। अत्यंत मतलब एक तो सूक्ष्म का ही अर्थ हो गया जो आंखों से नहीं दिखाई दे, आंखों से नहीं दिखाई दे, उसमें भी बहुत छोटा करो बतलाएंगे एटम, मॉलिक्यूल, तब ये सब जो है ना अत्यंत सूक्ष्म कण ही है। तो पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। जिसमें सूक्ष्म लगा रहेगा याद रखना वह नहीं दिखाई देने वाला होगा। सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म पदार्थ। व्यक्ति कभी सूक्ष्म होगा नहीं होता। आप इसी पर उदाहरण लो, शरबत सब पिया होगा अपने जीवन में। तो ये शरबत पानी में जब हम लोग चीनी मिलाते हैं तो ये चीनी घुल जाता है तो दिखाई देता है सिर्फ पानी, चीनी हमें नहीं दिखाई देता है। आखिर चीनी गया कहाँ? तो पानी में जब हम लोग चीनी मिलाते हैं तो चीनी तो घुल गया। और बतलाए हैं पदार्थ कणों के बने होते हैं। कणों के बीच में एक दूरी होती है, एक जगह होती है जिसे इंटरमोलिकुलर स्पेस कहते हैं। देख रहा है 5वां पॉइंट, ये सब बतला दिए हैं। मान लो पानी भी तो पदार्थ है, तो पानी के कण जो होंगे इस रूप में होंगे। ये खाली स्थान अगर बड़ा करके देखोगे तो कणों के बीच में दूरी देख लो कैसे होती है। पदार्थ के कणों के बीच में दूरी, ये सब खाली स्थान है ना। मान लो ये इसी को न कहेंगे इंटरमोलिकुलर स्पेस, यानी अंतर आणविक स्थान। अंतर आणविक, अब मान लो ये पानी है इस गिलास में, इसमें हम लोग चीनी डालेंगे, चीनी घुल जाएगा, अत्यंत सूक्ष्म कण के रूप में इस बीच में रहेगा, समझा। और इस तरह पानी को हम लोग जब पीते हैं चीनी मिला करके जो शरबत बनता है तो ये सूक्ष्म कण के रूप में है, इसीलिए ये चीनी के कण हमें नहीं दिखाई देते हैं। वायु हमें क्यों नहीं दिखाई देता है? क्योंकि वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है, और वायु के
वायु में जो विभिन्न गैस हैं ये सूक्ष्म कण के रूप में है, इसीलिए वायु हमें नहीं दिखाई देता। किसी भी पदार्थ का कण अत्यंत सूक्ष्म रूप में होते हैं, यानी नहीं दिखाई देने वाले रूप में, और उसे ही कहते हैं मॉलिक्यूल एंड एटम, जो आगे बढ़ाएंगे। अणु और परमाणु सूक्ष्म कण है जो हमें नहीं दिखाई देते हैं। समझ गया? तीसरा पॉइंट है पदार्थ के कण अनवरत गतिशील रहते हैं। अनवरत का अर्थ हुआ लगातार, अनवरत का अर्थ ही होता है लगातार, हिंदी शब्द है। अब पदार्थ के कण अनवरत गतिशील रहते हैं, इसका उदाहरण कैसे समझोगे? अब मान लो अगर एक सेंट का शीशी खोला जाए तो पूरे रूम में ये हम लोगों को इसका सुगंध लगने लगता है ना जी। तो ये सेंट के सूक्ष्म कण पूरे वातावरण में फैल जाते हैं और वायु के द्वारा हमारी नाकों में प्रवेश करता है, जिसके कारण ये हमें सुगंध महसूस होता है। समझ रहे हो? अनवरत गतिशील, मान लो ये कोई लोहा का क्षर है तो ये भी तो सूक्ष्म कणों से बने होते हैं और सूक्ष्म कण मिलकर के बड़ा कण बनाता है। तो ये सूक्ष्म कण, इसमें से मान लो लगातार कण हम निकाल ले तो ये कण और ये कण के बीच में आकर्षण बल लगता रहता है, जिस बल के कारण ये अपने आस एक दूसरे को आकर्षित करता ही है और एक दूसरे पर बल लगाता है, जिसके कारण इसमें अपने मूल स्थान से थोड़ा गतिमान ये रहता है, आगे पीछे होता रहता है या ऊपर नीचे वो होता रहता है। इन पदार्थ के कण अनवरत गतिशील रहते हैं। अगला पॉइंट ये दोनों बतला ही दिए थे, है ना? अगला टॉपिक पदार्थ की अवस्थाएं जो बतला चुके हैं, अब अलग अलग इसका थोड़ा वर्णन कर देते हैं और इसके बाद चलेगा तुम लोग को अगला टॉपिक मिश्रण क्या है, तत्व क्या है, यौगिक क्या है, ये सब। पदार्थ का वर्गीकरण किया गया है तो ये 5 अवस्था में पदार्थ पाए जाते हैं। ठोस, द्रव, गैस, चौथी अवस्था प्लाज्मा अवस्था है, बतलाएंगे। 5वीं अवस्था का खोज सबसे अंत में हुआ। इस 3 को समझना आसान है, जैसे बर्फ ठोस है, पानी द्रव है, जलवाष्प गैस है, समझा दिए थे। इसकी चर्चा फिर कर देते हैं। तो ये 5 अवस्था है। अब लोग सिर्फ पॉइंट लिखो तो पॉइंट हम चर्चा कर देते हैं, सिर्फ इसका पॉइंट लिखो। देखो पहले इसमें हम ये बतला देते हैं घनत्व, द्रव्यनांक, ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन, डिफ्यूजन यानी विसरण, डेंसिटी। इतना लिख लिया ना? ये चारों का काम साइंस की दुनिया में बहुत ज़बरदस्त रूप से है। डेंसिटी तुमको तो बहुत जगह पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद द्रव्यनांक, उपस्थानांक, ये सब जानना जरूरी है। तो पहले घनत्व बतला देते हैं। ये 4 टॉपिक बतला करके इस पर एक बार डिस्कशन कर दे। तो देखो इधर अच्छी तरह समझो घनत्व का अर्थ क्या होता है, इसी से जानकारी मिलेगी। जो लकड़ी, सूखी हुई लकड़ी पानी में तैरती है ना जी। इसके बाद जो लकड़ी कच्ची होती है, काटो कोई बांस और पानी में फेंको तो वह डूब जाता है, और सूखी लकड़ी, सूखा बांस पानी में नहीं डूबता है। ऐसी बात है ना? लोहे की सुई पानी में रख करके देखो और डूब जाती है, और लोहे से बना हुआ जहाज पानी में नहीं डूबता है। घनत्व का कितना महत्व है इस पर बोल रहे हैं। अगर मान लो एक गिलास में पानी ले, एक गिलास ले, इसमें तू खाने वाला तेल ले लो, सरसों का तेल पहले से ही, ये हो गया तुमको सरसों तेल। इसके बाद दूसरा गिलास में मान लो इसमें पानी है, इस पानी को जब इस सरसों तेल में डालेंगे तो तुम लोग देखना सरसों का तेल ऊपर आ जाता है, पानी नीचे चला जाता है। क्या ऐसा होता है? सरसों तेल के बदला तू डीजल लो, पेट्रोल लो, इसमें भी पानी डालोगे तो देखना ये डीजल या पेट्रोल ऊपर की ओर चला जाता है, केरोसिन तेल। ऐसा क्यों होता है? एक लकड़ी से बना नाव
पानी में तैरता है। द्रव्यमान बहुत होगा। एक पतली सुई जो मुश्किल से 2-3 ग्राम का होगा, ये पानी में डूब जाता है, जबकि 10 कुंटल का लकड़ी का सूखी हुई लकड़ी का नाव पानी में 10 कुंटल 12 कुंटल वजन है या 50 कुंटल, वह पानी में तैरता है, लेकिन 1 ग्राम की सुई पानी में डूब जाती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसी सब को समझने के लिए समझना होगा घनत्व। एक पत्थर का टुकड़ा लो इतना बड़ा, ये किसी की ओर निशाना लेकर फेंकोगे उस आदमी को घायल कर देगा, लेकिन इतना बड़ा रुई का गोला लो, उसको फेंकोगे तो उसको कुछ नहीं अंतर पड़ेगा। जबकि बड़ा आकार का ये रुई का गोला है और पत्थर का टुकड़ा छोटा है, तो छोटे पत्थर के टुकड़ा से ज़्यादा चोट लगेगी, बहुत चोट लगेगी, और रुई के विशाल गोले से बहुत ही कम चोट लगेगी। ऐसा होता है ना? तो ऐसा क्यों होता है? तो सबके पीछे घनत्व की कहानी है, इसलिए घनत्व को तुम लोग अच्छा से समझो। फिजिक्स में तुम लोग याद करो, तुम लोग को बतलाए थे इकाई आयतन। इकाई आयतन का अर्थ क्या होता है? तो आयतन की माप क्या होता है? आयतन को हम लोग किस चीज़ में मापते हैं? अगर मान लो कुछ भी लगाएंगे तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। अगर मान लो 1 मीटर का लंबा बर्तन है, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा है, आयतन बराबर होता है ना? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। मान लेते हैं कोई 5 मीटर लंबा बर्तन है, 4 मीटर चौड़ा है और 3 मीटर ऊंचा है, इसका आयतन हो जाएगा 5 चौका 20 या 60 मीटर गुने मीटर गुने मीटर। 3 बार मीटर है, मीटर का पावर 3, इसको कहते हैं मीटर क्यूब। क्यूब का हिंदी होता है घन। अंक पहले लिखाएगा, पावर वाला का क्या अर्थ होता है ये पहले लिख दो। ये मीटर क्यूब कहेंगे, क्यूब का अर्थ घन, एम से हो गया मीटर। अगर कोई बर्तन 5 मीटर लंबा हो, 4 मीटर चौड़ा हो, 3 मीटर ऊंचा हो, बर्तन का आयतन हो जाएगा 60 घन मीटर। तो 60 घन मीटर वाला बर्तन में कितना पानी आएगा? तो बर्तन का जितना आयतन है उतना ही न पानी आएगा उसमें जी। इकाई आयतन का अर्थ समझना है। इकाई का मतलब एक होता है। कहेंगे बर्तन के इकाई आयतन में कितना पानी है? इकाई आयतन का अर्थ होता है आयतन की माप लो। इकाई मतलब एक, तो आयतन की माप घन मीटर। अगर सेंटीमीटर लेंगे तो सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब होगा, तो इसको कहेंगे घन सेंटीमीटर। तो घन सेंटीमीटर, घन मीटर, किलोमीटर लेंगे तो घन किलोमीटर, इंच लेंगे तो 3 बार गुना होगा तो घन इंच। समझ रहे हो ना? ये सब आयतन की माप है। तो इकाई आयतन का अर्थ होता है किसी पिंड का आयतन। अगर मान लो 60 घन मीटर है, अगर कोई लोहा का ही ऐसा पिंड ले जो 5 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा, 3 मीटर ऊंचा हो, तो 60 घन मीटर तो आयतन हुआ। तो 60 घन मीटर आयतन में मान लेते हैं 120 किलोग्राम लोहा है, इसका द्रव्यमान 120 किलो वजन वाला द्रव्यमान वाला कोई लोहा का पिंड लो, जिसका आयतन यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितना है तो 60 घन मीटर। तो हम लोग कहेंगे ना 60 घन मीटर आयतन वाला लोहा का द्रव्यमान 120 किलोमीटर है, इसीलिए 1 घन मीटर वाला का 120 किलोग्राम बटा 60 कट करके 2 हो जाएगा। तो 1 घन मीटर में यानी 1 घन मीटर में कितना हुआ काट कर 2 किलोग्राम लोहा है। साथ ये हुआ 1 घन मीटर को यहाँ कहेंगे 1 का मतलब इकाई, कहेंगे इकाई घन मीटर में 2 किलोग्राम लोहा है। तो इकाई आयतन अगर मान लो यहाँ पर 60 घन मीटर के बदला आयतन की माप, तो ये तो तुमको सेंटीमीटर लेंगे तो घन सेंटीमीटर, अगर लंबाई लेंगे मीटर में तो घन मीटर, इंच लेंगे तो घन इंच। इसी तरह मतलब
होगा भगवान जी। तो मान लो घन इंच में लेते हैं किसी पिंड का आयतन, मान लेते हैं 30 घन इंच है, समझा। तो 30 घन इंच का द्रव्यमान मान लेते हैं 90 ग्राम है, तो कहेंगे इकाई आयतन में कितना ग्राम है। ये जैसे मान लेते हैं ये सोना का ऐसा टुकड़ा लेंगे जिसका आयतन 30 घन इंच है और इसका द्रव्यमान 90 ग्राम है, तो कहेंगे सोना के इकाई आयतन में कितना ग्राम सोना है। तो एक नियम से लिखेंगे, चूंकि 30 घन इंच में 90 ग्राम है, इसलिए 1 घन इंच में 90/30 कट करके 3 ग्राम है। तो 1 घन इंच में जब ये निकाले तो 1 का मतलब इकाई घन इंच में निकालेंगे तो उसी को कहेंगे इकाई आयतन। अगर 1 घन सेंटीमीटर में निकालेंगे, इकाई का मतलब हमेशा 1, जो शब्द रहेगा उसका माप जैसे इकाई क्षेत्रफल, इसका भी सामना करना होगा। इकाई आयतन, बहुत कुछ में इकाई लगा रहेगा। इकाई का मतलब माप दे देंगे, 1 पर निकाल लेंगे। जैसे 30 घन इंच में 90 ग्राम, इसलिए 1 घन इंच में 90/30 3 ग्राम। कहेंगे सोना के इकाई घन इंच में या इकाई घन आयतन, ये घन इंच तो आयतन के लिए आता है, इकाई घन आयतन में 3 ग्राम सोना है। इकाई घन आयतन का अर्थ लोग समझा, भाषा रहने दो, अगले पार्ट में बतलाएंगे। इकाई आयतन का अर्थ समझ गया अच्छी तरह, रहने दो, अगले पार्ट में ये बतला